हम आ पहुंचे हैं कारगिल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कारगिल की वादियां, पहाड़ और साथ में बहती हुई ये नदी। मौका है, कारगिल युद्ध के 25 साल हो चुके हैं। आपको मालूम है कि 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था, जब भारतीय सेना ने आखिरकार पाकिस्तानी घुसपैठियों या पाकिस्तानी आर्मी को यहां से खदेड़ दिया गया था। इसी मौके पर एम्स के डॉक्टरों की एक टीम जो है वो आई है कारगिल में, यहाँ के स्थानीय लोगों का इलाज करने के लिए। दरअसल एक परंपरा है, एम्स के डॉक्टरों की टीम ले भी जाती रही है, कई वर्षों से ये परंपरा है। लेकिन चूंकि कारगिल युद्ध का 25वां साल है, ये वर्षगांठ है, उस मौके पे ये टीम इस बार कारगिल आई है। एनडीटीवी की टीम जो है यहाँ पे मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे कारगिल के लोगों का जीवन क्या है, कितना कठोर जीवन है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कारगिल युद्ध के समय क्या हुआ था, उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने युद्ध के समय में भारतीय सेना की मदद की थी। और साथ ही यहाँ के हॉस्पिटल भी चलेंगे और देखेंगे डॉक्टर यहाँ के लोगों का क्या क्या इलाज करते हैं, यहाँ कौन सी बीमारियां होती है जो यहाँ के लोगों के लिए अब मुश्किलात पैदा कर रही हैं। हिमालय पार लद्दाख का करगिल, ठीक 25 साल पहले देश का यही वो इलाका था जहां इन दिनों तोपों की गूंज और मशीन गन की फायरिंग की आवाज ही छाई हुई थी। आसमान में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान देश की सरहद में घुसे दुश्मनों को चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। भारत ने 1999 के उस करगिल युद्ध में दुश्मनों को उल्टे पैर लौटने पर मजबूर कर दिया था। हमारी सेना के जवान तो उस युद्ध के नायक थे ही, करगिल की जनता भी उन नायकों में रही जिसने अपने जवानों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। करगिल के कुछ लोगों ने ही सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि पाकिस्तान के घुसपैठी भारतीय सरहद के अंदर पहाड़ों में छुपकर बैठे हुए हैं। बटालिक सेट से ही ये शुरुआत पता चल गया कि वहाँ पे जो है कुछ लोग जो है आके बैठे हैं, वो जो है वहाँ के सिविलियन जो है उन्होंने जो है ये दिया था। करगिल विजय के 25 साल पूरे होने के मौके पर करगिल की उस जनता को भी धन्यवाद देना जरूरी है। और इसी के तहत इन दिनों करगिल में देश के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचे हुए हैं। करगिल के घर घर में लोगों को ये जानकारी है, लिहाजा यहाँ के जिला अस्पताल में इन दिनों सबसे ज्यादा गहमा गहमी है। सर मैं तो 15-20 दिन से वेट कर रहे हैं। 15-20 दिन से मैंने सुना यहाँ पे एम्स का डॉक्टर जी आ रहे हैं, तो डॉक्टर का मैंने वेट किया। करगिल कस्बे ही नहीं, दूर दराज के गांवों से भी लोग उन बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ पहुंचे हैं जिनके लिए उनके पास दिल्ली और श्रीनगर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। करगिल तक पहुंचने के लिए हिमालय के उस पार एक दूसरे छोर पर पहुंचना होता है, जहां कई आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराना आसान नहीं है। इलाज की आधुनिकतम सुविधाएं तो और भी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों और उपकरणों की जरूरत होती है, जो अमूमन बड़े शहरों में ही उपलब्ध होते हैं। लेकिन इन दिनों करगिल में इतने विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचे हुए हैं जो किसी भी सामान्य शहर में नहीं होते। पर स्पेशलिस्ट जो आप जानते हैं एम्स से डॉक्टर आते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से। आप खुद जानते हैं इसका नाम सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड का एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। उनके डॉक्टरों का हमारे डोर स्टेप पे लोगों को उनके खिदमात मिलते हैं। एक ये, दूसरा ये है जो कॉम्प्लिकेटेड केस जो यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे ऑर्थो के हो, नी रिप्लेसमेंट हो, आपके डर्मेटोलॉजी के कुछ केस हो।
दरअसल देश के इस दूरदराज इलाके का भूगोल बहुत कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी। सदियों से इस पहाड़ी इलाके के लोग कुदरत की चुनौतियों से जूझते आए हैं। ऐसे में उन्हें होने वाली दिक्कतें भी बाकी इलाकों से कुछ अलग होती हैं। जैसे मुश्किल भौगोलिक इलाके में चलने के कारण हड्डियों और जोड़ों के दर्द से जुड़ी दिक्कतें यहाँ काफी होती हैं। उनको लंबर सेक्टर एक शियाटिका थी और बायलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस था, जो हिल एरिया में मोस्ट कॉमन जो हड्डियों की दिक्कत होती है वो होती है। वो उसमें एक जस्ट उनका एक रिफ्लेक्शन था, जिसमें एक बायलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस और लंबर सेक्टरल स्टेनोसिस मोस्ट प्रोबेबली था। तो उसके लिए तो ये हिल्स में ज़्यादा होता है, प्लेन में कम होता कोई नहीं, क्योंकि जॉइंट्स में जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। वो मोस्टली हिल्स में क्योंकि काफ़ी चलना पड़ता है, इसकी वजह से ही होती है। और आपने ये टेस्ट कब कराए थे अपने ब्लड के? सुबह से मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोस्ड पेशेंट्स देखे हैं, तो उनमें यूजुअली ये होता है कि उनकी ड्रग्स एडजस्ट करना, कभी कभी उसकी वजह से लिवर पे असर आ जाता है, तो मिस्टेकनली दवाई बंद कर दी जाती है और कहा जाता है कि बीमारी की वजह से या दवा की वजह से लिवर पे असर आ गया। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है लाइक फैटी लिवर, जैसे इस पेशेंट को था, तो उसमें दवाओं को मॉडिफाई करते हैं और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसमें आराम मिल जाता है और दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। धारणा होती है कि बच्चों में गठिया रोग या वैसी बीमारी नहीं होती। वही मेरा भी सवाल, क्या बच्चों को भी गठिया हाँ, हो सकती एग्जैक्टली। है? सो दैट्स गुड, यू ब्रॉट अप दिस वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक आई वुड से कि मिसकंसेप्शन है कि बच्चों में रोमैटिक कंडीशंस नहीं होती है। इनफैक्ट बच्चों में जो गठिया होता है उसको हम JIE या जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस कहते हैं। एंड ब्रॉडली रफली स्पीकिंग 1000 में एक बच्चे को ओवरऑल डेटा है जो कहता है कि हो सकता है ऐसा। डॉक्टर को कहना है कि आजकल जो लोग काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं, चाहे वो कारगिल की बात करें, लेह की बात करें या फिर बाकी जगहों की भी बात करें, वहाँ पर एक बीमारी जो है काफ़ी लोगों में देखने को मिल रही है, वो है त्वचा के रोग, यानी स्किन जो है उसके बीमारियाँ काफ़ी देखने को मिल रही है। उसकी वजह है ये UV लाइट रेज, क्योंकि इसके वजह से लोगों की स्किन खराब होती है। डॉक्टर का कहना है कि इसे बचा जाना चाहिए और शरीर को ढक के रखना चाहिए, लेकिन लोगों को रोज़ काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है और वो एक्सपोज होते हैं इससे क्या जो है कैंसर का भी खतरा काफ़ी बना रहता है। लेकिन आपसे एडवाइस है कि जब भी आप पहाड़ों पे जाए या फिर पहाड़ के जो लोग हैं, यदि उनको बाहर निकलना पड़ता है तो वो सारे कपड़े पूरे पहने, मुंह को भी ढक के रखें और हैट हो तो हैट आप पहन सकते हैं, ये आपको बचाएगा UV रेज से। जब तक यहाँ पे ठंड रहती है, धूप कम होती है, तब तक अल्ट्रावायलेट लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हाई अल्टीट्यूड में होने की वजह से यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट प्लेन के मुकाबले ज़्यादा होती है। और गर्मी के मौसम में जब धूप नहीं, जब ये मौसम उस तरीके का खुला होता है, बादल नहीं होते हैं, तो अब तो अल्ट्रावायलेट लाइट बहुत स्ट्रांग होती है। और अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को जो कि बाहर काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, या जिनका इस तरीके का काम है कि ट्रैवल है, जिसमें 4-6 घंटे या 2-4 घंटे उनको बाहर रहना पड़ता है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से होने वाली बीमारियां बहुत कॉमन हैं। हाल के दिनों में ये देखने को मिला है कि लेह, लद्दाख और कारगिल के लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां बढ़ी हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों ने भी अपना लाइफ स्टाइल बदलना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ के लोगों ने भी अब चलना कम कर दिया है और खान पान पर भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब यहाँ आए तो हमें लगा कि यहाँ पे डायबिटीज़ नहीं होगा, क्योंकि बहुत पहाड़ी एरिया है, लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चलते होंगे, खाना भी यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज हुए देखा कि यहाँ पे डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है,
क्यों है यहाँ पे डायबिटीज़ पता नहीं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के। हो सकता है कि यहाँ के लोगों का चलना फिरना कम हो गया है, उन्होंने ट्रेडिशनल खाना जो यहाँ का था, फूड था, वो छोड़ के जो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड है वो खाना शुरू कर दिया है, या जो पैक फूड है वो खाना शुरू कर दिया है, वो एक कारण हो सकता है। अदरवाइज इतने हिली एरिया में और इतनी मेहनत के साथ डायबिटीज़ होना मुश्किल नहीं, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। एक बात जो बीते 10-20 साल में लद्दाख के करगिल जैसे इलाकों में भी दिख रही है, वो ये है कि यहाँ भी शहरी इलाकों जैसी लाइफस्टाइल डिजीज दिखने लगी हैं। हाइपरटेंशन और शुगर की दिक्कतें यहाँ आम हो चली हैं। खान पान में यहाँ काफी बदलाव हुआ है। पारंपरिक खान पान में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब दिक्कत देने लगी हैं, क्योंकि कई लोगों ने शारीरिक मेहनत के काम कम कर दिए हैं। मुझे लगता है कि इन इलाकों में जैसे लद्दाख और कारगिल में जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें जो है देखा गया है कि एच पाइलोरी एक गैस्ट्राइटिस होती है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, वो काफ़ी कॉमन देखा गया है। और दूसरी बात है कि इन लोगों का जैसे फूड हैबिट्स है, मीट बेस्ड बहुत ज़्यादा है, तो जो स्टमक का कैंसर होता है जिसको कार्सिनोमा स्टमक बोलते हैं, वो भी काफ़ी इन लोगों में कॉमन होता है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, प्लस स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, तो इसकी वजह से जो है वो लेट पता चलता है। कई बार पैदाइश के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको सेरिब्रल पैल्सी कहते हैं। उसमें बच्चा जितनी उम्र पे यूजुअली बैठता है, बोलता है, चलता है, उसमें देरी हो जाती है, क्योंकि एक नवजात शिशु का दिमाग सबसे ज़्यादा डेवलप करता है, तो थोड़ी देर की भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमाग पे चोट पहुंच जाता है। मोबाइल फोन जितनी बड़ी सुविधा है, उतनी ही बड़ी बीमारी भी ये बन चुका है। मोबाइल फोन की लत अब इस पर्वतीय इलाके में भी कम नहीं है, लिहाजा नींद पर असर हुआ है, मानसिक तनाव बढ़ा है, डिप्रेशन जैसी बीमारियां तक करगिल इलाके में सामने आने लगी हैं। कम यूज़ करना चाहिए, अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो लाउड वॉल्यूम नहीं रहना चाहिए। आजकल कोई बच्चे ये गाना हेडफोन्स लगा के सो जाते हैं गाना सुन के, वो ठीक नहीं है, वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। एक डिबेट ये है डॉक्टर साहब कि हेडफोन लगा लेना चाहिए, लेकिन कान के अंदर वाला जो वो लगाते हैं वो नहीं लगाना चाहिए। नहीं, दोनों मीन्स कान के अंदर जो ईयर प्लग लगाते हैं वो ज़्यादा साउंड इंटेंसिटी ज़्यादा अंदर चला जाता है। करगिल जैसे दूर दराज के इलाकों के लिए एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम का आना किसी महोत्सव से कम नहीं होता। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपने आधुनिकतम उपकरणों के साथ यहां पहुंचते हैं, लेकिन इन डॉक्टरों का मानना है कि बीमारी को इतना बड़ा ही न होने दिया जाए कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत पड़े। इसलिए बेहतर यह होगा कि जिले और ग्रामीण स्तरों के छोटे अस्पतालों में ही मरीजों की समय पर ठीक से स्क्रीनिंग हो जाए, ताकि किसी बीमारी को बड़ा होने से पहले ही पकड़ा जा सके। सवाल उठता है सर, क्या हम उसके लिए इक्विप्ड हैं? सीधा सा जवाब है बहुत हद तक नहीं। और नंबर मतलब ज़्यादा होना एक बात होती है, हमारे यहाँ समस्या दूसरी है। अगर आप नंबर की बात करें तो शायद अमेरिका, इंग्लैंड में इससे ज़्यादा कैंसर है, लेकिन उसका दूसरा एक कारण ये भी है कि वहाँ पर डिटेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, उनके यहाँ एक नेशनल लेवल पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी होते हैं। मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे समझ में आ रही है कि वो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है, इसकी वजह से इनको सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे कि अभी जो महिला गई हैं इनफर्टिलिटी की हैं, डायग्नोसिस 2 साल 4 साल पहले के टेस्ट में बनी हुई है, लेकिन जो इनको कराना चाहिए था वो करा नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर उसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। एम्स ने लद्दाख में ये मुहिम अशोका फाउंडेशन के साथ मिलकर चलाई है।
इसके तहत लद्दाख के डॉक्टरों को भी एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। बीते कई साल से अशोका फाउंडेशन उन मरीजों के भी दिल्ली में इलाज की व्यवस्था कर रहा है जिन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों को तुरंत दिखाना पड़ जाए या जिन्हें ऑपरेशन के लिए दिल्ली आना ही पड़े। कारगिल में करने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जैसे ले में है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट होगा और सारे डॉक्टर्स भी यहीं हैं, तो कुछ सर्जरीज भी होंगे, तो डायग्नोसिस का भी फैसिलिटीज़ है। जो लोगों को हमें दिल्ली ले जाने के लिए रेफ़र करेंगे डॉक्टर, तो यहाँ पर सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे। तो लद्दाख में सिर्फ 2 ही हॉस्पिटल है, ले और कारगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। हाँ जी। लेह, करगिल और जांस्कर जैसे लद्दाख के दूर दराज इलाकों में अशोका फाउंडेशन और एम्स की इस मुहिम से अब तक हजारों लोगों को फायदा हुआ है और ये मुहिम आगे भी बदस्तूर जारी रहेगी। असली मकसद जो है हमारा है कि यहाँ के जो दूर दराज इलाके के लोग, करगिल के लोग, करगिल के पास जांस्कर है, बहुत जगह है यहाँ पर, उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं है, जो ऑपरेशन यहाँ नहीं हो सकता है, जो जैसे कैंसर का इलाज है, न्यूरो सर्जरी है, कार्डियोलॉजी का है, हर कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है, तो उनको हम 365 डेज़ दिल्ली में फैसिलिटेट करते हैं। करगिल से मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।